स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी सीएससी एग्जाम। ओके, सो आपके मन में भी क्या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हमें ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हमें अप्लाई कर देना चाहिए फॉर द यूपीएससी? क्या हमें कोई टॉपर बनना जरूरी है या कोई फेलियर भी यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर सकता है? क्या कॉलेज स्टडीज को हमें नेग्लेक्ट करना चाहिए कि नहीं? एज क्या होनी चाहिए? और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं सो watch the video. I will answer these questions क्योंकि जब when I thought for starting my preparation I also got very confused. मुझे भी नहीं समझ आता था कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कैसे मुझे अप्लाई करना चाहिए या मेरे को कौन से ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, राइट क्राइटेरिया क्या है, कोई रिलैक्सेशन होता है एज पे या नहीं. सो ऑल दीज थिंग्स आई विल बी आंसर्ड इन दिस वीडियो. सो वीडियो को आखिर तक देखिए एंड स्टे कनेक्टेड. ओके, लेट्स गेट टू द वीडियो. सो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द मिनिमम एज एंड अटेम्प्ट लिमिट फॉर द यूपीएससी सीएससी एग्जाम. मिनिमम एज आखिर होता कितना है? मिनिमम एज हम सबको पता है 21 ईयर्स होता है, लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 21 ईयर्स जो है वो कैसे काउंट करा जाएगा. सपोज आप 2001 में बॉर्न हुए हो, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम देना है 2022 में, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी तो मेरा मतलब सपोज आपका जनवरी में बर्थडे आता है, ठीक है, तो जनवरी में आप हो गए 21 ईयर्स के कंप्लीट. सो नाउ यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम, यू कैन अप्लाई फॉर द एग्जाम. सो अगर आप 2022 में एग्जाम देना चाहते हो और 2022 में ही जनवरी के फर्स्ट मंथ में, यानी कि अगर कोई भी जिसका बर्थडे 15 अगस्त के पहले आता है 2022 में, जिस भी ईयर में आपको एग्जाम के लिए अपीयर होना है उसके ईयर में 15 अगस्त से पहले अगर आपका बर्थडे आता है, आप 21 ईयर्स के कंप्लीट हो रहे हो, सो यू कैन प्रिपेयर एंड यू कैन अप्लाई फॉर द यूपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म. राइट नाउ आई विल टेल यू द व्हाट इज द मैक्सिमम एज. मैक्सिमम एज मतलब कि कितनी एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं. तो हेयर सम रिजर्वेशन पॉइंट्स. सो जनरल एंड द क्रीमी ओबीसी. क्रीमी ओबीसी वो होते हैं जिनका एनुअल इनकम, फैमिली फाइनेंशियल सिचुएशन जो होती है वो अच्छी होती है, ठीक है, उनकी एनुअल इनकम अच्छी होती है, तो दोज आर क्रीमी ओबीसी एंड जनरल. तो उनका एज लिमिट होता है अप टू 32 ईयर्स. 21 से 32 ईयर्स तक दे कैन बी अपीयर फॉर द एग्जाम एंड अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट्स दे कैन गिव. 6 अटेम्प्ट्स दे कैन गिव एंड 32 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के लिए. उसके बाद आता है नॉन क्रीमी ओबीसी, जिनका फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू क्रीमी ओबीसी. उनका एज लिमिट होता है 35 ईयर्स. अप टू 35 ईयर्स दे कैन अपीयर फॉर द यूपीएससी सीएससी एग्जाम. After that, they can give the 9 attempts. Number of attempts for non-creamy OBC are 9. उसके बाद scheduled caste and scheduled tribe, that is 37 years तक they can appear. They can register for the form and they have unlimited attempts. 37 years तक वो infinite attempts दे सकते हैं, जितने वो दे सकते हैं, जितने वो चाहें. उसके बाद फिजिकली हैंडल्ड, उनके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 9 टू इन्फिनाइट कह सकते हैं. दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर. फर्स्ट आई नीड टू टेल यू द एज लिमिट, दैट इज 42 ईयर्स. 42 ईयर्स तक वो एग्जाम दे सकते हैं. जनरल और ओबीसी जो कि फिजिकल हैंडल्ड है, उनके लिए 9 अटेम्प्ट्स दे हैव गिवन. और SC ST के लिए दे हैव गिवन द इन्फिनाइट अटेम्प्ट्स, इन्फिनाइट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. SC ST हुज आर फिजिकली हैंडल्ड. राइट, अब मैं आपको बताऊंगी कि रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं. सो देयर इज नो रिलैक्सेशन. कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है. अगर आप EWS से बिलोंग करते हो, EWS सर्टिफिकेट है, देन ऑल्सो फीस विल नॉट बी रिलैक्स्ड. You will not get any kind of relaxation. उसके बाद अटेम्प्ट में भी आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा. एज में भी आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा. जो उन्होंने ये प्रोवाइड किया है, इसी के सर्कमस्टांसेस में हमको सारा क्राइटेरिया फॉलो करना है. दिस इज ऑल द क्राइटेरिया.
नाउ वी विल डिस्कस द एकेडमिक क्वालिफिकेशन। जो ज़्यादातर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें पूरी तरह से ग्रेजुएटेड होना है कि हमें सेकेंड ईयर में हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो प्रिपरेशन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में अपना सिलेबस को इम्पोर्टेंस दो। 6 to 7 मंथ्स जो है आप सिलेबस को देखो, ऑब्जर्व करो, पैटर्न्स देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। सेकेंड ईयर में यू कैन स्टार्ट द सीरियस, सम सॉर्ट ऑफ सीरियस 50% प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद थर्ड ईयर में अपनी कॉलेज स्टडीज को नेग्लेक्ट ना करते हुए यू कैन स्टार्ट द सीरियस प्रिपरेशन। तो ग्रेजुएटेड जो है उसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन में तो आपको बोला गया है कि आप पूरी तरीके से ग्रेजुएटेड होने चाहिए, ठीक है, यू मस्ट बी अ ग्रेजुएटेड। उसके बाद ज्यादातर जो जनरली क्वेश्चंस होता है कि हमारी कोई 55% से ऊपर परसेंटेज होना चाहिए, सीजीपीए होना चाहिए कॉलेज डिग्री में। तो नो, यूपीएससी डज नॉट वांट दैट। फॉर यूपीएससी एप्लीकेशन देयर आर नो मिनिमम परसेंट ग्रेड और सीजीपी रिक्वायर्ड इन द कॉलेज, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर सीजीपी और ग्रेड इन द कॉलेज। कोई भी जरूरत नहीं है, कितने भी परसेंट मार्क्स आए, यूपीएससी डजंट केयर। उसके बाद ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि हमें टॉपर्स होने चाहिए, कि टॉपर्स ही क्रैक कर सकते हैं, टॉपर्स ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नो, दैट इज टोटली फॉल्स स्टेटमेंट। फेलियर, आपने एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जुनेद का। जुनेद सर जो हैं, जुनेद जो आईएएस बने हैं, उन्होंने अपने 6 अटेम्प्ट्स दिए और 6 अटेम्प्ट में उनका क्लियर हुआ है लास्ट अटेम्प्ट में। एंड ही वॉज नॉट अ टॉपर। उनका जो 12th में था उन्होंने कोई टॉपर नहीं थे, वो उनके कोई 90% मार्क्स नहीं आए थे, राइट। तो फेलियर भी हो चाहे या टॉपर हो, जैसे कि 2015 में टीना दाबी ने टॉप किया था, उनके 10th और 12th में भी मार्क्स बहुत अच्छे थे। शी वॉज क्वाइट एक्सीलेंट गर्ल। तो उनका जो था, उन मैम का, शी वॉज टॉपर, तब भी उन्होंने स्टिल इजीली कर लिया। तो फेलियर हो चाहे टॉपर हो, कोई भी इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकता है। तो अपने माइंड से ये सिचुएशन और ये जो कंफ्यूजन है इसको बिल्कुल निकाल दो। इवन वी कॉमन जो मीडियम लोग होते हैं, यानी कि हम एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं, वो भी इजीली इस प्रिपरेशन के लिए जा सकते हैं, राइट। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमें कंप्लीटली कॉलेज स्टडीज को निगलेक्ट करना चाहिए, कि मतलब हमें यहाँ पता चल गया कि हमें कोई सीजीपीए, कोई ग्रेड, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, तो क्या हम अपनी कॉलेज स्टडीज को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं। अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई सेट CAT एग्जाम, कैट एग्जाम के लिए, आरबीआई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू नीड 55%, 50 से लेके 55% तक आपके मार्क्स होने चाहिए आपकी कॉलेजेस में। सो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट योर कॉलेज स्टडीज एज वेल। और आई विल रिकमेंड फॉर श्योर कि आप अपनी कॉलेज स्टडीज को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि कॉलेज स्टडीज के जो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स होते हैं वो कोरिलेट करते हैं यूपीएससी के सिलेबस से। और अगर जो सब्जेक्ट आपके यूपीएससी का है और जो सब्जेक्ट आपके कॉलेज का है, अगर वो मैच कर रहा है, तो दैट विल बी अ सोने पे सुहागा। सो आई वुड टोटली रिकमेंड यू, फर्स्ट फोकस ऑन द कॉलेज स्टडी। उसमें मार्क्स अच्छे होंगे तो अपने आप ही प्रिपरेशन हो जाएगी, हाफ प्रिपरेशन तो उसी से ही हो जाएगी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, दैट हु कैन अप्लाई। मतलब अगर हम सेकेंड ईयर में तो अप्लाई कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा कोई कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर हो, या तो हम फाइनल एग्जाम दे चुके हो कॉलेज का, या अपने लास्ट ईयर में हो, राइट। देन वी कैन अप्लाई फॉर द एग्जाम। और उसमें ये हो कि हमारी जो मेंस में एग्जाम होता है, मेंस का जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें हमें एक अपना बायोडाटा यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, ठीक है। तो उस फॉर्म को भरने से पहले, यानी कि मेंस का डैफ फिल करने से पहले, वी विल गेट आवर मार्कशीट। तो हमें उस अपनी कॉलेज की मार्कशीट जो है, बिफोर फिलिंग द मेंस डैफ,
उससे पहले हमारे को मार्कशीट मिल जाएगी तो वी कैन अप्लाई फॉर द यूपीएससी सीएससी एग्जाम, राइट। उसके बाद फॉरेन डिग्रीज, अगर कोई बाहर से पढ़ के आया हो, अमेरिकन डिग्री हो, फॉरेन डिग्री हो, दैट इज ऑल्सो वैलिड, बट द कंडीशन इज कि वो सर्टिफिकेशन जो है इक्वली इंडिया की जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जो भी एसोसिएशन है उससे मिलती हो, उसको फुलफिल करती हो। उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन डिग्री होते हैं बहुत सारे, तो वो जो है वो तभी वैलिड होगी जब वो रिकग्नाइज मतलब कि अलाउ की गई हो यूजीसी से या AICTE से या कोई सी भी लॉ से, मतलब it should be legally passed, it should be legally recognized, okay। MBBS जो है they can also appear for the UPSC एग्जाम, लेकिन बिफोर UPSC इंटरव्यू उनको UPSC इंटरव्यू से पहले अपनी इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट करनी होगी। दे शुड बी कंप्लीट देयर इंटर्नशिप बिफोर द UPSC interview. So that's all the answers of all the confusing questions. I hope you like my video. Thanks for watching.